अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम थ्योरम्स ऑन लिमिट्स पे बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लिमिट्स पे बात कर चुके हैं। लिमिट्स हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट्स क्या होती हैं, और लिमिट्स जो है वो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी में क्या रोल प्ले करती हैं। किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी हो तो उसमें लिमिट्स का क्या रोल है। तो आज के लेक्चर में हम थ्योरम्स पढ़ेंगे लिमिट्स से रिलेटेड। तो कुछ थ्योरम्स हैं जो लिमिट्स में अप्लाई होते हैं, तो उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। इसमें जो पहला थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस का सम हो रहा हो, उनकी लिमिट का सम हो रहा हो, तो वो एक्चुअली उनकी सम ऑफ देयर लिमिट्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे पहले दो फंक्शन लिख लें। एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, उसकी लिमिट एल है। और दूसरा हम कोई फंक्शन ले लेते हैं जी ऑफ एक्स, उसकी लिमिट हम एम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो एल और एम है ये बेसिकली वो नंबर है जिनको इनकी लिमिट अप्रोच करती है, यानी इनकी जो लिमिट का जो आंसर है वो एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एल बनती है और जी ऑफ एक्स की लिमिट एम बनती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम लिमिट लें इनके सम की, यानी हम इन दोनों का सम करें और उसकी लिमिट लें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये एक्चुअली इक्वल होगी सम ऑफ देयर लिमिट्स। यानी इनका जो सम है वो अलग अलग हो जाएगा और दोनों की लिमिट हो जाएगी अलग अलग। ओके, यानी क्या हुआ, इस साइड पे क्या हो रहा था कि दो फंक्शंस का, यानी लिमिट लिखी हुई थी दो फंक्शंस के सम की, ये दोनों ऐड अप हो रहे थे यहाँ पे। और इस साइड पे क्या हुआ, उनके सम की लिमिट हो गई, यानी उनका जो सम है वो अलग अलग हो गया। इस साइड पे दोनों का सम हो रहा था, लिमिट उनके सम की थी, और यहाँ पे सम ऑफ देयर लिमिट्स हो गया, यानी उनकी लिमिट्स की सम हो गई। ओके, यानी यूँ कह लें कि अगर दो फंक्शन ऐड अप हो रहे थे तो यहाँ पे वो जो उनकी एडिशन है वो अलग अलग हो गई है। लिमिट एफ ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई हो जाएगी और जी ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारी पहला थ्योरम था हमारा। इसके बाद जो सेकंड थ्योरम है, अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगा दें एडिशन की जगह पे, तो दूसरा थ्योरम ये बन जाएगा, यानी लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स। अगर हमारे पास इस फॉर्म में एक लिमिट दी हुई है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव साइन आ गया, तो इस केस में हमारी जो लिमिट है वो यूँ हो जाएगी एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ओके, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव अगर आ जाए, अगर दो फंक्शंस का सम हो रहा हो, उनके सम की लिमिट दी हुई है या उनके डिफरेंस की लिमिट दी हुई हो, तो वो एक्चुअली उनके अलग अलग सम और अलग अलग डिफरेंस की लिमिट के बराबर होगी, यानी ये जो दोनों फंक्शन हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हमारी दूसरा इसका थ्योरम था। अब इसका जो थर्ड थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट लिखी हुई है, लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, limit of the product of two functions is equal to product of their limits। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी उनके प्रोडक्ट की लिमिट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी उनके प्रोडक्ट की लिमिट में, प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स
डॉट लिमिट x टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे थर्ड थ्योरम था इससे रिलेटेड। अब जो फोर्थ थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस, अगर लिमिट लिखी है दो फंक्शंस के कोशेंट की, तो वो कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स हो जाएंगी। यानी अगर हमारे पास दो फंक्शंस का कोशेंट हो रहा है, कोशेंट की फॉर्म में दो फंक्शन लिखे हुए हैं, कोशेंट आप जानते हैं p/q फॉर्म जो होती है। अगर दो फंक्शन कोशेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं और उनकी लिमिट लिखी हुई है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स। यानी हमारा जो फंक्शन था वो कोशेंट की फॉर्म में था, तो राइट हैंड साइड पे उनकी जो लिमिट्स हैं वो इस तरह से हो जाएंगी, x टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसकी लिमिट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये बात ज़रूरी है। यहाँ पे हम लिख भी देंगे साथ, लिमिट x टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो जो क्वांटिटी है वो अनडिफाइन हो जाती है। तो इस वजह से ये क्लियर करना यहाँ पे ज़रूरी है कि जी ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमने चौथा थ्योरम किया है। अब इससे रिलेटेड जो पांचवा थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट, कोई स्केलर नंबर जो है वो किसी फंक्शन की लिमिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जो स्केलर नंबर है वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। यानी अगर हमारी जो लिमिट है वो यूँ लिखी हुई हो, x टेंड्स टू ए। अब सुनो, यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि ये a क्या लिखा हुआ है। ये a वो नंबर है जिसको हमारी लिमिट अप्रोच कर रही है, हमारा x अप्रोच कर रहा है। इस a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो पांचवा थ्योरम ये कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू ए सी एफ ऑफ एक्स, हमारा फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हो, उसके साथ कोई स्केलर, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो एक्चुअली ये जो स्केलर, ये जो कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाता है। सी बाहर आ गया और लिमिट हो जाएगी किसकी, x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने अभी तक पांच थ्योरम इसके कर लिए हैं, तो छठा थ्योरम भी चलें हम लगते हाथ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये पांचवें थ्योरम की आपको समझ आ गई। यानी अगर हमारे पास फंक्शन के साथ कोई स्केलर, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो छठा थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारा जो फंक्शन है उसकी कुछ पावर लिखी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एफ ऑफ एक्स की पावर लिखी है कोई n, यानी हमारा जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है, सॉरी एक्सपोनेंशियल तो नहीं कह सकते, यानी n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में है कि उसकी कुछ पावर में कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो पावर है, ये जो लिमिट है, ये भी पावर के अंदर आ जाएगी। यानी ये कुछ यूँ हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स होल पावर n। ओके, यानी यहाँ पे क्या था, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर कोई n थी, तो लिमिट की प्रॉपर्टी ये कहती है, थ्योरम ऑफ लिमिट्स ये कहते हैं कि ये जो लिमिट है ये भी इस पावर के अंदर आ जाएगी। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली लिमिट जो है वो पावर के अंदर ही होगी। तो ये पाँच छः हमने थ्योरम किए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब हम लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो छः के छः थ्योरम्स हैं उनमें बार बार यूज़ होते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए।
ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर लिमिट लिखी हो दो फंक्शंस के सम की तो वो इक्वल हो जाएगी सम ऑफ देयर लिमिट्स। यानी दो फंक्शंस का सम हो रहा है और उनकी लिमिट है तो वो उनकी लिमिट अलग अलग हो जाएगी। इस तरह डिफरेंस के केस में भी ऐसे होगा। और प्रोडक्ट के केस में होगा कि अगर दो लिमिट लिखी है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की तो वो उनकी प्रोडक्ट की लिमिट के बराबर हो जाएगी। यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अगर दो फंक्शंस कोशेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उनकी जो लिमिट है वो भी कोशेंट फॉर्म में आ जाएगी। अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा लिमिट से। और अगर किसी फंक्शन की पावर n है तो वो जो लिमिट है वो भी पावर n के अंदर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो 6 थ्योरम्स है ये हमने किए हैं लिमिट से रिलेटेड। तो अब हम जो है वो कुछ लिमिट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनका पढ़ना ज़रूरी होता है। लिमिट जब भी हम स्टडी करते हैं तो वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो बार बार उनमें यूज़ होते हैं। तो उन रिज़ल्ट्स को आप जो है वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो ये जो रिज़ल्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये रिज़ल्ट जो है लाजमी तौर पे यूज़ होते हैं। इनमें से जो पहला रिज़ल्ट है वो ये कहता है कि अगर हमारी लिमिट जो है वो किसी नंबर ए को अप्रोच करती हो और फंक्शन हमारा इस फॉर्म का हो एक्स एन एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, तो ये जो लिमिट है ये इक्वल होगी एन ए पावर एन माइनस वन, एन ए रेज पावर एन माइनस वन की। ओके, इसी तरह से अगर हमारी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन जो है वो ई के बराबर होती है। अब ये जो ई है ये बेसिकली क्या है, ये एक कांस्टेंट है जिसको हम आयलर कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। जिस तरह पाई की वैल्यू होती है 3.41, इस तरह ई की जो वैल्यू है वो होती है 2.718281। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये चलता ही जाता है। जिस तरह पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इस तरह जो ई है ये भी इरेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, इस तरह जो तीसरा रिज़ल्ट है वो बेसिकली इसी रिज़ल्ट को जो है थोड़ा मॉडिफाई करके हम लिख देते हैं। तो तीसरा रिज़ल्ट ये कहता है कि जब हमारे एक्स ज़ीरो को अप्रोच करे तो वन प्लस एक्स की पावर वन ओवर एक्स भी ई के बराबर होता है। तो ये असल में इसी रिज़ल्ट में से हमने एक रिज़ल्ट निकाला हुआ है। चौथा रिज़ल्ट ये कहता है वेरी फेमस, जब हमारा थीटा ज़ीरो को अप्रोच करे तो साइन थीटा ओवर थीटा जो है ये वन के बराबर होता है। यानी जब हमारी लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो तो साइन थीटा ओवर थीटा यानी साइन का जो एंगल है अगर वही डिनोमिनेटर में भी है तो ये जो क्वांटिटी है ये वन के इक्वल होती है। ओके, तो इन रिज़ल्ट्स को हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। तो हम पहले रिज़ल्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला रिज़ल्ट ये हमारा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये इक्वल है एन ए पावर एन माइनस वन। ओके, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये क्वांटिटी इसके बराबर है, ये लिमिट इसके बराबर है। तो हम इसकी बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की मदद से हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक यहाँ पे ना एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वो रिज़ल्ट मैं आपको बता दूँ। स्टूडेंट आपको याद होगा कि आपने जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आप ओपन करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? आपको याद होगा कि ये बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, इसी के इक्वल होता है। ये आपने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है। अब ज़रा इस फार्मूले पे आप गौर कीजिएगा। ये एक्स माइनस वाई तो मैंने लिख दिया एज इट इज़। अब यहाँ पे जो एक्स का स्केयर है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स पावर थ्री माइनस वन, लिखा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे एक्स की पावर वन है, तो क्या इसको मैं, चलें इसको आप लिखें अभी ऐसे ही
और y की पावर भी यहाँ पे 1 है। और जब आगे हम मूव करते हैं तो यहाँ पे जाके y का स्केयर हो जाता है, तो मीन के x की पावर हो गई यहाँ पे 0 और y की पावर हो गई 2। अब ज़रा इस बात पे आप गौर कीजिएगा। हुआ ये है कि जब x का यहाँ पे क्यूब था, तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है, वहाँ x की एक पावर डिक्रीज़ हो गई है। मतलब यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 2 हो गई है। और यहाँ पे y की पावर क्या है, 0 है। ऐसे ही है ना, यहाँ पे y की पावर 0, y की पावर 0 मीन 1। तो अब इससे नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि पहले यहाँ पे x की पावर 2 थी, x की पावर एक और डिक्रीज़ हो गई है, यहाँ पे x की पावर 1 हो गई है। और y की पावर यहाँ पे 0 थी तो y की पावर 1 हो गई है। तो मीन हुआ ये है कि x की पावर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं डिक्रीज़ होती जा रही है और y की पावर इंक्रीज़ होते जा रही है। देखें, x की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, y की पावर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो x की पावर डिक्रीज़ हुई है और y की पावर इंक्रीज़ हुई है। ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 4 ले लेता, तो फिर हमारा फार्मूला ये बनना था x माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर एक और डिक्रीज़ होगी, मीन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब जब आगे जाएंगे तो एक्स की पावर एक और डिक्रीज़ होगी, एक्स की पावर 1 हो जाएगी और वाई की पावर यहाँ पे अब 2 हो जाएगी। अब जब इससे आगे जाएंगे तो एक्स की पावर 0 हो जाएगी और वाई की पावर 2 है तो 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से हमें एक ही बात समझनी है कि जब हम इस फॉर्म का फार्मूला ओपन करते हैं तो होता यह है कि जो पहली क्वांटिटी होती है उसकी पावर डिक्रीज़ होती जाती है और जो दूसरी क्वांटिटी होती है उसकी पावर इंक्रीज़ होती जाती है। तो देखें, एक्स की पावर डिक्रीज़ होती जा रही है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। और वाई की पावर यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई है, फिर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, वाई की पावर इंक्रीज़ हो रही है। तो सेम इसी फैशन में अगर मैं 4 की बजाय यहाँ पे कोई नंबर n लिख दूँ, एक्स की पावर n, और यहाँ पे y की पावर भी n लिख दूँ, x की पावर n माइनस y की पावर n किसके बराबर होगा। तो इसी फैशन में हमने इसी मैनर में इसको ओपन करना है। देखें, x माइनस वाई तो आना ही आना है बाहर, लेकिन इससे नेक्स्ट होता ये है कि इस x की पावर डिक्रीज़ होती है। मतलब अगर यहाँ पे n है तो n से एक कम होगा, जिस तरह यहाँ पे 4 थी तो यहाँ पे 3 था, 4 से कम थी यहाँ पे पावर। तो इसको मैं फिर लिख सकता हूँ x की पावर n माइनस 1। ओके, यानी x की पावर डिक्रीज़ हो गई यहाँ पे ना, एक n है तो n माइनस 1 हो गई। इससे आगे जाएंगे तो x की पावर एक और कम होनी है, x की पावर पहले n माइनस 1 है, अब n माइनस 2 हो जाएगी। ओके, नहीं, x की पावर एक और कम हो गई और y की पावर अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। y की पावर यहाँ पे 0 थी तो अब यहाँ पे 1 हो जाएगी y की पावर। अच्छा, इससे नेक्स्ट जाएंगे तो x की पावर एक और कम होगी, पहले n माइनस 2 थी यानी 2 कम हुई थी, अब 3 कम हो जाएगी, n माइनस 3 हो जाएगी। अब y की पावर बढ़ना शुरू हो गई है, y की पावर यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे y है तो यहाँ पे आगे y का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह चलते 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 हम जब इसकी लास्ट टर्म पे पहुँचेंगे, लास्ट टर्म पे, ये डॉट 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 का मतलब है कि इसकी लास्ट टर्म की तरफ हम जा रहे हैं, यानी ये एक्सप्रेशन जो है वो चलता जा रहा है। जब हम अब ये क्यों लगा रहे हैं कि यहाँ यहाँ पे हमें n का पता नहीं है ना, यहाँ पे n एक अननोन क्वांटिटी है, एक अननोन नंबर है। वहाँ पे हमें जो मैंने पावर्स लिखी थी वो नोन पावर्स थी, तो इस वजह से हमें एक जनरलाइज फार्मूला इसका बनाना है। अच्छा, इस तरह चलते 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 जब हम लास्ट टर्म पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे जाके x की पावर 0 हो जाएगी और y की पावर क्या हो जाएगी, y की पावर बढ़ते 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 जो है वो n हो जाएगी। ऐसे ही है, जिस तरह से शुरू में शुरू में जी तो स्टूडेंट्स, शुरू में जो फर्स्ट टर्म थी वहाँ पे देखें x की पावर n माइनस 1 थी, अब यहाँ पे y की पावर 0 थी। चलते 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 जब लास्ट टर्म पे हम पहुँचेंगे तो अब y की पावर हो जाएगी n माइनस 1 और x की पावर हो जाएगी 0। देखना, यहाँ पे x की पावर क्यूब थी, 3 थी, तो लास्ट टर्म पे जाके y की पावर 3 हो गई।
यहाँ पे x की पावर जो है पहली पावर जो है वो x की n-1 है, तो इसका मतलब लास्ट y की पावर n-1 हो जाएगी। तो सिमिलर उसी मैनर में हमने इसको ओपन कर दिया। अब ये हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। देखें, यानी हम इसको लिमिट्स सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखें, अगर मैं इसको लिखूं लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस ए पावर n। देखें, x पावर n माइनस ए पावर n पे मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला जो भी हमने खोला है। फ़र्क इतना है कि मैंने यहाँ पे x पावर n माइनस वाई पावर n लिखा है, अब इस y की जगह पे वहाँ पे a लिखा हुआ है, जस्ट इतना फ़र्क है। तो आप देखें y को a से बस रिप्लेस करते जाएं, तो x माइनस ए इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 2। अब यहाँ पे a की पावर 1 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे a की पावर 0 थी, अब a की पावर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, आगे 2 हो जाएगी। x की पावर डिक्रीज़ होती जाएगी, n-3 a का स्केयर हो गया। इस तरह चलते 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 लास्ट टर्म पे जाके a की पावर n-1 हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगी ये बात। तो पहले इसी वजह से मैंने ये फार्मूले पहले लिख दिए थे, क्योंकि हमने इसको ओपन करना था। अब बेसिकली इसका जो प्रूफ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये दरम्यान में मैंने ये आपको समझाने के लिए जो कुछ फार्मूले लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन को जो है ना, जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से ही चल रहा है अभी। देखिए डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस ए। देखिए ये x माइनस ए और ये x माइनस ए जो है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो हमारा फंक्शन बचा है इसको इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट हमारी क्या है, x अप्रोचेस टू a। तो मतलब कि हमने x को a से रिप्लेस करना है, इस फंक्शन में हमने x को a से रिप्लेस करना है। तो देखें, यानी अब हम लिमिट को हटा देते हैं और लिमिट इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने a लिखते जाना है। तो ये a की पावर x की पावर n-1 है, तो ये हो जाएगी a की पावर n-1 प्लस ये x की पावर n-2 है, तो ये हो जाएगी a की पावर n-2। और साथ में a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x की पावर n-3 है, तो हो जाएगी a की पावर n-3। आगे a का स्केयर। इस तरह चलते चलते लास्ट टर्म इसकी क्या है, a पावर n-1 है। ओके, अब ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। a पावर n-1 प्लस यहाँ पे देखें ये a की पावर 1 है और ये a की पावर n-2 है। अब आप जानते हैं कि जब बेस एक जैसे हों दो नंबर्स के तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो ये a है, a की पावर n-2 है, ये भी a की पावर 1 है, दो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो n-2 में ये 1 ऐड हो जाएगा। तो आप जानते हैं जब n-2 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा n-1। ओके, तो यहाँ पे a की पावर n-1 आ गया। इस तरह जब आगे जाते हैं तो यहाँ पे a की पावर n-3 है और आगे a का स्केयर है, तो मीन यहाँ पे a की पावर 2 है। तो n-3 में जब 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी n-1 बचेगी पावर a की। तो इसी तरह से चलते चलते लास्ट टर्म जो है वो भी n-1 है। अब देखें ये जो a पावर n-1, a पावर n-1, a पावर n-1 ये कितनी बार ऐड हो रहा है हम नहीं जानते कितनी बार हो रहा है, लेकिन अगर इसकी पावर n है तो मीन कि ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100, 1000, लाख, कुछ भी। तो ये जो a पावर n-1 है ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, यानी n दफ़ा ऐड हो रहा है ये। अब कोई नंबर जितनी दफ़ा ऐड होता है असल में उस नंबर के साथ वही नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 को 4 बार ऐड करें, 2 + 2 + 2, तो आंसर आपको पता है कि 8 आएगा, ऐसा ही है। तो अब इसका मतलब है कि जब हमने 2 को 4 बार ऐड किया है तो असल में वो जो 4 बार जो हमने ऐड किया है वही जो 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा ना। यानी जिस नंबर को हम जिस नंबर को हम जितनी बार ऐड करते हैं तो वो जितनी बार ऐड होता है वही नंबर उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर मिलता है। तो
अगर हमने ए की पावर n माइनस वन को n दफ़ा ऐड किया है, इसका मतलब है ये जो n है वो इस ए पावर n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर इसी तरह से जिस तरह दो चार दफ़ा ऐड हुआ था तो चार को दो से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। इस तरह ए पावर n माइनस वन अगर n दफ़ा ऐड हो रहा है तो ये इक्वल होगा n ए पावर n माइनस वन के। ओके, तो इस तरह से हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली थी और जब हमने उसको सॉल्व किया, उसकी लिमिट सॉल्व की, तो वो बन गई राइट हैंड साइड एन एन ए पावर n माइनस वन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिज़ल्ट की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा रिज़ल्ट है वो इस तरह से है। जब हमारी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो वन प्लस वन ओवर एन पावर एन जो है वो ई के इक्वल होती है। यानी अब यहाँ पे जो लिमिट है वो किसी इन्फिनिटी नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। इन्फिनिटी के बारे में आप जानते हैं कि ये एक अनडिफाइंड है। तो इस लिमिट को हम सॉल्व करेंगे और हमें आंसर जो है वो ई मिलेगा। अब ई के बारे में पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये कांस्टेंट है, इसको आयलर कांस्टेंट कहते हैं। तो इसकी एक फिक्स वैल्यू है 2.718281। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे हमें एक थ्योरम लगाना है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जब वन प्लस एक्स की पावर n लिखी हो और ये जो n है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस केस में हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। और वो क्या होता है, वो ये होता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो पहला नंबर है वन वैसे आ जाता है और ये जो पावर है ये इस दूसरे नंबर x के साथ मल्टीप्लाई होती है, एन एक्स, एन आके x से मल्टीप्लाई हो गया। अगली बार क्या होता है, ये पावर आ जाती है और इनटू में पावर में से एक माइनस हो जाता है, एन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में दो का फैक्टोरियल आ जाता है। ओके, और ये जो नंबर है x, इसका स्केयर आ जाता है। अब ये बात थोड़ी मुश्किल लगी आपको, दोबारा देख लें। पहला नंबर वैसे लिखा, अगली बार ये जो पावर है ये इस x, ये जो दूसरा नंबर है x, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो असल में क्या हो जाएगा एन एक्स। अब जब तीसरे स्टेप पे हम जाएंगे, हो ये रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इस तरह से मूव कर रहा है। यानी डिनोमिनेटर इसका इसका जो फैक्टोरियल है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल था, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आगे, 2 फैक्टोरियल आगे, 3 फैक्टोरियल, इस तरह से। अच्छा दोबारा देखें जी, यहाँ पे पावर आके एन एक्स से मल्टीप्लाई हो गई, एन एक्स हो गया। अगली बार क्या होगा कि इस एन, ये तो एन तो आएगा ही, लेकिन इसमें से एक कमी हो जाएगी, एक वन इसमें से माइनस हो जाएगा। और ये जो एक्स था इसकी पावर, ये देखें एक्स की पावर इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एन डिक्रीज़ होता जाएगा और जो एक्स है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। एक्स की पावर यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 हो गई, आगे 2 हो गई, आगे 3 हो जाएगी। और यहाँ पे एन में से एक कमी हुई थी, आगे 2 कमी हो जाएगी। यानी अगली टर्म में एन इंटू एन माइनस वन भी आएगा और साथ में एन माइनस टू भी आ जाएगा। ओके, और डिनोमिनेटर में किसका फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल था तो आगे 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा। और ये जो एक्स है इसकी पावर भी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो आगे 3 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह चलते चलते ये मामला चलता जाएगा। तो इस थ्योरम को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये तब अप्लाई होता है जब हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, 1 + x⁴ आ जाए, यानी फर्स्ट टर्म जो है 1 हो और सेकंड टर्म लेस देन 1 हो। तो अब हम इसको इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई करेंगे, 1 + 1/n है, इस पे हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो देखें क्या होगा, यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो देखें सेम इसी मैनर में ज़रा गौर कर लें कि यहाँ पे 1 की जगह पे तो 1 नहीं है, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे 1/n है। तो यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे हमने x लिखा है वहाँ पे हमने 1/n लिखना है, क्योंकि हमने ये फार्मूला अब इस पे अप्लाई करना है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है, एक इसका फार्मूला बताया।
तो हम अप्लाई करेंगे 1 + 1/n की पावर n पे ये फार्मूला। देखिए 1 तो आना ही आना, 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस आ गया, ये इस n ने आके 1/n से मल्टीप्लाई होना है। जिस तरह ये n x से मल्टीप्लाई होता है, तो सिमिलरली ये जो n है ये 1/n से मल्टीप्लाई होगा, तो n × 1/n आ जाएगा। ये हो गया nx हो गया, प्लस अगली बार क्या होगा n × n-1, n × n-1, और डिनोमिनेटर में क्या 2 फैक्टोरियल, और आगे x का स्केयर आता है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1/n है, तो 1/n का स्केयर आ जाएगा। ओके, प्लस अगली बार क्या होगा n × n-1 × n-2 भी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में किसका 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे 1/n का स्केयर था, तो आगे 1/n का क्यूब आ जाएगा। तो इसी तरह से ये डॉट 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 ये चलता ही जाएगा। ओके, अब देखें इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यानी फार्मूला हमने इस पे, बायनोमियल थ्योरम हमने इस पे अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ये 1 एज इट इज़ आ गया, देखें ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा फिर, प्लस यहाँ पे देखें ये 1/n का स्केयर है, तो मीन यहाँ पे n की पावर 2 है, और ये भी n यहाँ पे पाया जाता है, तो ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे n एक ही बचेगा। इसका मतलब है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/2 फैक्टोरियल, ये मैंने लिख लिया, और आगे बचेगा n-1/n। आई होप इस बात की आपको समझ आ गई होगी ये कैसे लिखा है। ये n यहाँ पे 2 थे ना, एक n इससे कैंसिल हो गया, तो एक n रह गया डिनोमिनेटर में, वो मैंने लिख दिया। बाकी आगे देखें क्या आएगा n इंटू, चलें ये 1/3 फैक्टोरियल में बाहर लिख लूँ पहले, और आगे क्या बचेगा n × n-1, सॉरी ये आप इस n को कैंसिल ही कर दें, क्योंकि आगे n का क्यूब है ना डिनोमिनेटर में, तो ये n उससे कट जाएगा, इसको ना लिखिए। n-1 × n-2, देखिए अगर मैं इसको, ये जो यहाँ पे देखें आप n का क्यूब है, एक n तो इससे कैंसिल हो गया, अभी भी नीचे 2 n मौजूद है। अगर मैं एक n को इसके नीचे लिख दूँ n-1 के नीचे, और एक n को n-2 के नीचे लिख दूँ, तो इसमें तो कोई हर्ज तो नहीं है ना, नीचे 2 n है ना डिनोमिनेटर में, n का स्केयर है, तो एक n मैंने इस n-1 के नीचे लिख दिया, एक n-2 के नीचे लिख दिया। ओके, तो इस तरह से सो ऑन। अब इसको ज़रा हम मज़ीद सॉल्व कर लें। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, देखें n-1/n लिखा हुआ है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूं, n-1/n का मतलब है कि n का डिनोमिनेटर भी n है, और 1 का डिनोमिनेटर भी n है, तो n से n कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 - 1/n आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/n। ओके, इस तरह से 1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे गौर करें n - 1/n लिखा है, तो ये भी उसी तरह से हम लिख सकते हैं 1 - 1/n, और इस तरह से आगे लिखा हुआ है n-2/n, तो इसको लिखा जा सकता है 1 - 2/n। ओके, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। अब ज़रा गौर करें आप, हमारी जो बाहर लिमिट है वो अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, तो अब यहाँ पे हम ज़रा लिमिट ऐसे ही देख लेते हैं कि लिमिट हमें क्या देगी। जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो यहाँ पे देखें हमने इन्फिनिटी n की जगह पे पुट करना है, तो n जहाँ पे भी आप देखते हैं n यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है 1/n, 1/n, 2/n। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको लिमिट देंगे, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यहाँ पे लिख लें वैन, यानी अब लिमिट हम इसको एक तरह से दे रहे हैं, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये 1/n, ये 2/n, इसे अगली टर्म में 3/n भी आना है, ये सारे के सारे अप्रोच करेंगे ज़ीरो को। अब क्यों ये ज़ीरो को अप्रोच करेंगे, हम जानते हैं कि जब इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो के बराबर होता है, यानी समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी होता है, समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी होता है, और ये इन्फिनिटी आप ज़ीरो की जगह पे ले आएँ, तो 1 समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, इनको इंटरचेंज कर दें तो समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी एंड समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो।
तो यहाँ पे सेम ऐसे ही होगा, जब आप n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, जब आप लिमिट देंगे तो इन्फिनिटी जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इसका ये मतलब ना लीजिएगा कि ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये 1/n ज़ीरो होगा, ये वाला सात वन तो वैसे ही आएगा। अब ये 1/2 फैक्टोरियल इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/3 फैक्टोरियल इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो असल में हम अब बचेगा हमारे पास क्या, एक तो ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखें 1 माइनस ये तो ज़ीरो हो गया, ये 1 बचा है, तो ये 1/2 फैक्टोरियल जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। इस तरह 1/3 फैक्टोरियल जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। इस तरह से अगली टर्म अगर हम लिखते हैं तो वो 1/4 फैक्टोरियल आनी थी, उससे अगली टर्म अगर हम लिखते हैं तो 1/5 फैक्टोरियल आनी थी। ओके, इस तरह सो ऑन ये चलता जाएगा। अब इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि इसका आंसर हमें क्या मिलता है। 1 + 1 तो 2 हो गया, और 1/2 फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल आप जानते हैं कि 2 से प्रीवियस हमने 1 तक जो है प्रोडक्ट लेना है नंबर्स का, तो 1/2 ही आता है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा। इसी तरह से 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल जो है 6 होता है, तो 1/6 करेंगे तो 0.16 एंड 6 समथिंग इस तरह आ जाएगा। 1/4 फैक्टोरियल करेंगे तो इसका भी कोई ना कोई आंसर हमें मिल जाएगा, ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो इन नंबर्स को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा 2.718281 एंड अप टू सो ऑन। ये अप टू सो ऑन क्यों आएगा, क्योंकि ये 1/3 फैक्टोरियल जो है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, 1/4 फैक्टोरियल जो है ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है, 1/5 फैक्टोरियल भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस वजह से जब ये इन सब को ऐड अप करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। अब ये आंसर है हमारा 2.718281 अप टू सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आया है। तो ये असल में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ई के बराबर है, ये ई के बराबर है। इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो कि फाइंड आउट की गई है। ये एक कांस्टेंट है, बेसिकली आयलर कांस्टेंट है, एक मैथमेटिशियन था आयलर जिसके नाम पे इसको कहा जाता है आयलर कांस्टेंट। तो उस आयलर ने इसकी जो है ये वैल्यू कैलकुलेट हमें करके दी थी। तो इस तरह से हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए हैं कि ये जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n ई के बराबर होती है। ओके, अब इसे नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x टू द पावर 1/x इज इक्वल टू ई। तो आप कहेंगे ये तो फिर से ई के बराबर आ गया। तो ये प्रीवियस जो रिज़ल्ट हमने किया है ये उसी का एक सब रिज़ल्ट है, यानी उसी में से हमने एक डेरिवेशन की है। यानी प्रीवियस जो रिज़ल्ट है वो देख लें, दोबारा मैं लिख देता हूँ। अभी जो हमने ट्राई किया है रिज़ल्ट वो ये था, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो 1 + 1/n की पावर n जो है वो e के बराबर होती है, यही पढ़ा ना हमने। इसी रिज़ल्ट को थोड़ा मॉडिफाई करें तो ये रिज़ल्ट आ जाता है। अब किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, अब इस अगर मैं इस 1/n की जगह पे x पुट कर दूँ, 1/n की जगह पे x रख दूँ, तो फिर n किसके इक्वल आएगा, 1/x के। अगर 1/x मैं पुट कर रहा हूँ, 1/n को मैं x से रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी इस 1/n की जगह पे मैंने x लिख दिया। तो अगर हम x को यहाँ पे ले जाएं तो n वहाँ पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1/x फिर n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग की है इसके अंदर। अच्छा, पहले हमारी जो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो लिमिट है, ये जो फंक्शन है, ये पूरे का पूरा जो है वो n से हम x में लेके जाना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको n से x में लेके जाएंगे तो हमारी लिमिट भी फिर n से x में चली जाएगी। पहले इसकी लिमिट जो है वो n में है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हम इस फंक्शन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं x में, तो फिर हमारी जो लिमिट है वो भी x में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरह से कन्वर्ट होगी, यहाँ पे हमारी लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमने देखना है कि x किसको अप्रोच करेगा, x की वैल्यू क्या आएगी।
अब ये जो हमने पुट किया 1/n=x, यहाँ पे अगर हम n की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 आ जाएगा। इसका मतलब x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। ये बात समझ आई आपको? यानी जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करके देख लें 1/n में, 1/∞ 0। इसका मतलब है ये हम अब यहाँ पे चेंजिंग करेंगे थोड़ी सी। ये जो हमने अभी रिज़ल्ट प्रूव किया है इसी में से हमने इसको ऊपर वाले को ड्राइव करना है। देखिए हमारी अब चेंजिंग क्या होनी है, लिमिट हमारी हो गई x अप्रोचेस टू 0, यानी जो n है उसको हमने x में कन्वर्ट कर लिया। ओके, और 1/n की जगह पे हमने x पुट किया 1 + x, और n की जगह पे हमने 1/x पुट किया, क्योंकि हमने जब 1/n को x रखा है तो n फिर 1/x के इक्वल है। तो n की वैल्यू आ गई 1/x। तो ये किसके इक्वल है? ये तो e के इक्वल है। क्यों e के इक्वल है? क्योंकि इसी को तो हमने मॉडिफाई किया ना, इसी को हमने मॉडिफाई किया थोड़ा सा, इसके अंदर थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन हमने की है। तो सब्सटीट्यूशन की है तो क्योंकि इसका रिज़ल्ट तो ई के बराबर था, तो जब सब्सटीट्यूशन करेंगे तो बाद वाला रिज़ल्ट भी ई के बराबर ही होगा। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो रिज़ल्ट है 1 + x⁴ जो है ये भी ई के बराबर है। ओके, अब जो लास्ट रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x = 1। ये जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। ये आपको एफएससी की बुक से मिल जाएगा। एफएससी की बुक पे इसका प्रूफ मौजूद है। यहाँ पे एक्स की जगह पे थीटा भी आ सकता है, इसमें कोई एक बात नहीं है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे फीडबैक जो है वो सेंड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।